इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हम सबसे पहले देखेंगे कि इसका क्या अर्थ होता है, नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, उसके बाद में इनके प्रकार, उसके बाद में महत्व, समस्या और सबसे लास्ट में देखेंगे कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं और जो मूल अधिकार हैं इनकी डीपीएसपी और एफआर में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले देखते हैं डीपीएसपी का अर्थ। तो संविधान में जनता की सेवा करने के लिए राज्य को सकारात्मक निर्देश दिए गए हैं ताकि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो सके। इन्हीं सकारात्मक निर्देशों को डीपीएसपी तत्व कहा जाता है। यानी कि संविधान में सरकार के लिए या राज्य के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं ताकि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके या सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो सके। और संविधान द्वारा दिए गए इन निर्देशों को ही डीपीएसपी तत्व यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। इनका उल्लेख संविधान के भाग 4 तथा अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है। इनका विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनका वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है, जबकि जो मूल अधिकार होते हैं उनका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। अब देखते हैं डीपीएसपी के प्रकार। तो डीपीएसपी 3 प्रकार के होते हैं, गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी। तो सबसे पहले है गांधीवादी तत्व कौन कौन से हैं। तो गांधीवादी तत्वों में पहला है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 में लिखा गया है। अगर अनुच्छेद याद न रहते हो तो कोई बड़ी बात नहीं, इनको छोड़ सकते हैं। कुछ 1-2 मैन याद कर लेना, जैसे पंचायतों का गठन इंपॉर्टेंट है तो इसको याद कर लेना। दूसरा है सहकारिता तथा कुटीर उद्योग। अनुच्छेद 43। मद्य निषेध। अनुच्छेद 47 मद्य निषेध या शराबबंदी। चौथा है गौ हत्या निषेध। अनुच्छेद 48। दूसरा है समाजवादी तत्व। तो समाजवादी तत्व में पहला है समान कार्य के लिए समान वेतन। दूसरा है मजदूरों के लिए उचित वेतन। तीसरा है उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी। चौथा है काम की न्यायसंगत दशाएं उपलब्ध कराना। और जो तीसरा प्रकार है वो है उदारवादी तत्व। तो उदारवादी तत्व में सबसे पहला है समान सिविल संहिता, जिसका वर्णन अनुच्छेद 44 में किया गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट 2 हैं, एक ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 और समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44। अब देखते हैं समान सिविल संहिता क्या होती है। देखो, कानून 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सिविल कानून और एक होते हैं फौजदारी कानून। सिविल का मतलब विवाह है, तलाक, उत्तराधिकार, इनसे संबंधित मामले। और दूसरे होते हैं फौजदारी मामले, जैसे चोरी करना, किसी की हत्या करना। तो भारत में जो फौजदारी मामले हैं उनके लिए तो सभी के लिए समान कानून लागू हैं। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, जो फौजदारी कानून है वे सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। लेकिन जो सिविल मामले हैं, जैसे विवाह है, तलाक, उत्तराधिकार आदि मामले हैं, इन मामलों के लिए प्रत्येक धर्म के अलग अलग कानून हैं। अगर इन सभी धर्मों के कानूनों को एक जैसा कर दिया जाए तो उसको बोला जाता है समान सिविल संहिता। तो उदारवादी तत्व में दूसरा है अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 45। तीसरा है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये है अनुच्छेद 50। और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। अनुच्छेद 51। तो ये हो गए डीपीएसपी के प्रकार। 3 प्रकार होते हैं, गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी। अब देखते हैं डीपीएसपी का महत्व। तो पहला महत्व है डीपीएसपी मूल अधिकारों के साथ मिलकर समग्र लोकतंत्र की स्थापना
करते हैं। समग्र लोकतंत्र का मतलब होता है जिसमें राजनीतिक लोकतंत्र भी हो, सामाजिक लोकतंत्र भी हो और आर्थिक लोकतंत्र भी हो। तो डीपीएसपी तत्व मूल अधिकारों के साथ मिलकर समग्र लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। नीति निदेशक तत्व सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं तथा मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। तो इस प्रकार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों लोकतंत्रों की पूर्ति हो जाती है और समग्र लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है। दूसरा महत्व है डीपीएसपी राज्य के लिए आदर्श हैं। ये सभी सरकारों पर समान रूप से लागू होते हैं। इस कारण सरकार बदलने पर भी नीतियों में एकरूपता बनी रहती है। तीसरा है डीपीएसपी तत्व सरकार के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं तथा कल्याणकारी राज्य की धारणा को बढ़ावा देते हैं। चौथा है डीपीएसपी संघवाद को बढ़ावा देते हैं। इनके कारण केंद्र तथा राज्यों की नीतियों में एकरूपता बनी रहती है, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें डीपीएसपी तत्वों को ध्यान में रखकर ही नीतियों तथा कानूनों का निर्माण करती हैं। इसलिए दोनों की नीतियों और कानूनों में एकरूपता बनी रहती है। इस प्रकार संघवाद को बढ़ावा मिलता है। पांचवा महत्व है चाहे किसी भी विचारधारा की सरकार बने, वह डीपीएसपी तत्वों को ध्यान में रखकर ही नीतियों का निर्माण करती है। इससे विवाद की समस्या समाप्त हो जाती है। अब देखते हैं इनकी समस्या। तो पहली समस्या है नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि न्यायालय इनको लागू करने के लिए सरकार को आदेश नहीं दे सकता है। इस कारण सिद्धांत तथा व्यवहार में अंतर दिखाई देता है। जैसे शराब बंदी की बात कही गई है, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है। दूसरी समस्या है डीपीएसपी कानूनी दृष्टिकोण से महत्व नहीं रखते। इस कारण न्यायपालिका के निर्देशों का उल्लंघन होता रहता है। जैसे समान सिविल संहिता को लागू करने के संदर्भ में न्यायालय ने अनेक बार दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन अभी तक लागू नहीं हो पाया है। तीसरी समस्या है डीपीएसपी और मूल अधिकारों के बीच संघर्ष की स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण कार्यपालिका तथा विधायिका और न्यायपालिका के बीच संघर्ष होता रहता है। यह स्थिति लोकतंत्र को कमजोर करती है। यानी कि जब कभी सरकार डीपीएसपी तत्वों को लागू करती है तो कभी कभार ऐसा होता है कि उन डीपीएसपी तत्वों को लागू करने के कारण लोगों के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है, और यदि कहीं मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा तो वहाँ न्यायपालिका को या न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है, क्योंकि मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायालय को ही बनाया गया है। तो इस कारण सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और यह स्थिति लोकतंत्र को कमजोर करती है। तो ये हो गई डीपीएसपी की समस्याएं। अब देखते हैं मूल अधिकारों तथा नीति निदेशक तत्वों में अंतर, यानी कि एफआर और डीपीएसपी में अंतर। तो सबसे पहले एक तरफ लिखा गया है मूल अधिकार और दूसरी तरफ लिखे हुए हैं नीति निदेशक तत्व। अब देखते हैं इनमें क्या अंतर होते हैं। तो एफआर में यानी कि मूल अधिकारों में पहला पॉइंट है ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं, जबकि डीपीएसपी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं। यानी कि मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय सरकार को आदेश दे सकता है, लेकिन डीपीएसपी तत्वों को लागू करने के लिए न्यायालय सरकार को आदेश नहीं दे सकता है, अर्थात ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। एफआर में दूसरा पॉइंट है ये राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, जबकि डीपीएसपी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। तीसरा है एफआरओ पर यानी कि मूल अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंधों की व्यवस्था है, जबकि डीपीएसपी तत्वों पर प्रतिबंधों की व्यवस्था नहीं है। चौथा है मूल अधिकारों की प्रकृति मुख्यतः नकारात्मक है, जबकि डीपीएसपी की प्रकृति सकारात्मक है। नकारात्मक का मतलब
कि मूल अधिकार हैं उनके अंतर्गत सरकार को यह बताया गया है कि सरकार क्या क्या नहीं करेगी, यानी कि नागरिकों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेगी। जबकि जो डीपीएसपी हैं वो सकारात्मक हैं। इसका मतलब है कि सरकार को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सरकार को क्या क्या करना है। छठा है, मूल अधिकार व्यक्ति या नागरिक को प्रदान किए जाते हैं, जबकि डीपीएसपी राज्य के नागरिकों के प्रति कर्तव्य हैं। छठा है, मूल अधिकारों को आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है, जबकि डीपीएसपी को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। जो आपातकाल होता है उसमें मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, लेकिन एक बात याद रखना कि अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं उनका निलंबन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा। तो ये हो गए हमारे डीपीएसपी यानी कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व।